मित्रों नमस्कार। मैं सुबोध सिंह शिवगीत आज कथा कहानियों की श्रृंखला में हरिशंकर प्रसाद की एक व्यंग्य कथा भेड़े और भेड़िए लेकर आया हूँ। एक जंगल है, जंगल में भेड़ अधिक है और कुछ भेड़िए भी हैं। जंगल के दृश्य के माध्यम से हरिशंकर प्रसाद ने आज जो प्रजातंत्र की कमोबेश स्थिति है पूरी दुनिया में, आज उसका सही चित्रण इस व्यंग्य कथा में हम पाते हैं। भेड़ और भेड़ियों की इस कहानी के माध्यम से जंगल के पात्रों को माध्यम बनाकर हरिशंकर प्रसाद ने आज के प्रजातंत्र का जीता जागता चित्र प्रस्तुत किया है। भेड़िया जो है सो आज के नेताओं का प्रतीक है। भेड़ आज की जो आम जनता है उसका प्रतीक है। उसमें कुछ सियार हैं जो आज के जो दलाल टाइप के लोग होते हैं, बिचौलिए, जो नेता और जनता के बीच जनता का हक खाते हैं और उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। चलिए मैं अपनी बात रखूं, से बेहतर है कि हरिशंकर प्रसाद के शब्दों में सीधा सीधी आपको सुनाऊं ये कहानी। भेड़े और भेड़िए। एक बार एक वन के पशुओं को ऐसा लगा कि वे सभ्यता के उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां उन्हें एक अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए, और एक मत से यह तय हो गया कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना हो। पूरे वन प्रदेश में तय हुआ कि प्रजातंत्र की स्थापना हो। शीघ्र ही एक समिति बैठी, शीघ्र ही विधानसभा बन गया और शीघ्र ही एक पंचायत के निर्माण की घोषणा हो गई, जिसमें वन के तमाम पशुओं के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि हों और जो वन प्रदेश के लिए कानून बनाएं और शासन करें। वन के उस लोगों ने तय किया, पशुओं ने तय किया कि अब हम तो सभ्य हो गए, क्यों नहीं एक प्रजातंत्र की स्थापना की जाए। उसके लिए समितियां बन गई और प्रजातंत्र की स्थापना होने लगी। देखिए ये प्रजातंत्र जो हरिशंकर प्रसाद ने ऐसे 75 साल पहले कल्पना की है, कहीं अगर आपको नजर आए आपके गांव, आपके शहर, अपने राज्य या देश में या विश्व में, तो लगाता है ये कहानी सुनाना सफल होगा। निर्वाचित प्रतिनिधि हों और जो वन प्रदेश के लिए कानून बनाए और शासन करे। पशु समाज में इस क्रांतिकारी परिवर्तन से हर्ष की लहर दौड़ गई। पशु समाज में इस क्रांतिकारी परिवर्तन से हर्ष की लहर दौड़ गई कि अब सुख, समृद्धि और सुरक्षा का स्वर्ण युग अब आया। जिस वन प्रदेश में हमारी कहानी ने चरण धरे हैं उसमें भेड़े बहुत थी। जिस वन प्रदेश में कहानी ने चरण धरे उसमें भेड़े बहुत थी, निहायत नेक, ईमानदार, कोमल, विनयी, दयालु, विनीत पशु जो घास तक को फूंक फूंक कर खाते थे। भेड़ों ने सोचा कि अब हमारा भय दूर हो जाएगा। हम अपने प्रतिनिधियों से कानून बनवाएंगे कि कोई जीवधारी किसी को न सताए, न मारे। जब जिए सब जिए और जीने दें। शांति, स्नेह, बंधुत्व और सहयोग पर समाज आधारित हो, ऐसा उन्होंने कल्पना कर ली। और इधर भेड़ियों ने सोचा, ये तो भेड़ों ने चर्चा की, इधर भेड़ियों ने सोचा कि हमारा अब संकट आया। भेड़ों की संख्या इतनी अधिक है कि पंचायत में उनका ही बहुमत होगा, और अगर उन्होंने कानून बना दिया कि कोई पशु किसी को न मारे तो हम खाएंगे क्या? क्या हमें घास खाकर जीना पड़ेगा? ज्यों-ज्यों चुनाव समीप आता भेड़ों का उल्लास बढ़ता जाता। भेड़ तो बड़ी खुश थे, जनता बहुत खुश थी। जो चुनाव समीप आता भेड़ों का उल्लास बढ़ता जाता। एक दिन बूढ़े सियार ने भेड़िए से कहा, मालिक आप बड़े उदास नजर आते हो। एक दिन बूढ़े सियार ने भेड़िए से कहा, मालिक आजकल आप बड़े उदास रहते हो। हर भेड़िए के आसपास 2-4 सियार रहते ही हैं। जैसा कि आप देखते हैं, भेड़िया यानी नेता, उनके आसपास 2-4 चमचे रहते हैं यानी सियार रहते हैं। हर भेड़िए के आसपास 2-4 सियार रहते ही हैं। जब भेड़िया अपना शिकार खा लेता है तब ये सियार हड्डियों में लगे हुए मांस कुतर कर खाते हैं और हड्डियां चूसते रहते हैं। यानी नेताओं के खाने के बाद जो बच जाता है वो दलाल खाते हैं, यहाँ भेड़ियों के खाने के बाद जो बच जाता हुआ मांस वो यहाँ सियार खाते हैं। हड्डियां चूसते रहते हैं। ये भेड़िए के आसपास दुम हिलाते चलते हैं, उसकी सेवा करते हैं और मौके हुआ चिल्लाकर उसकी जय बोलते हैं। बूढ़े सियार ने बड़ी गंभीरता से पूछा, महाराज आपके मुख चंद्र पर चिंता के मेघ क्यों छाए हैं?
महाराज आपके मुख चंद्र पर चिंता के मेघ क्यों छाए हैं? वह सियार कुछ कविता भी करना जानता होगा या शायद दूसरे की उक्ति को अपनी बनाकर कहता होगा। खैर, भेड़िए ने कहा, तुम्हें क्या मालूम? क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि वन प्रदेश में नई सरकार बनने वाली है? क्या तुम्हें नहीं मालूम है कि वन प्रदेश में नई सरकार बनने वाली है? हमारा राज तो अब चला, हमारा राज तो अब चला। सियार ने दांत निपोड़ कर कहा, हम क्या जाने महाराज, हमारे तो आप ही माई बाप हो, हम तो कोई और सरकार नहीं जानते। आपका दिया खाते हैं और आपका गुण गाते हैं, जैसा होता है, सियारों ने कहा। भेड़िए ने कहा, मगर अब समय ऐसा आ रहा है कि सूखी हड्डियां भी चबाने को नहीं मिलेगी। अब ऐसा समय आ रहा है कि सूखी हड्डियां भी चबाने को नहीं मिलेगी। सियार सब जानता था, मगर जानकर भी न जानने का नाटक करना न आता तो सियार शेर न हो गया होता। आखिर भेड़िए ने वन प्रदेश के पंचायत के चुनाव की बात बूढ़े सियार को समझाई और बड़े गिरे हुए मन से कहा, चुनाव अब पास आता जा रहा है, अब यहाँ से भागने के सिवाय कोई चारा नहीं है, पर जाएं भी तो जाएं कहाँ? सियार ने कहा, मालिक सर्कस में भर्ती हो जाइए। सियार ने कहा, मालिक सर्कस में भर्ती हो जाइए। भेड़िए ने कहा, अरे वहाँ भी शेर और रीछ को तो ले लेते हैं, पर हम इतने बदनाम हैं कि हमें वहाँ भी कोई नहीं पूछता। तो सियार ने खूब सोचकर कहा, अजायब घर में चले जाइए, अजायब घर में चले जाइए। भेड़िए ने कहा, अरे वहाँ भी अब जगह नहीं है, सुना है वहाँ तो आदमी रखे जाने लगे हैं अजायब घरों में। बूढ़ा सियार अब ध्यान मग्न हो गया। उसने एक आंख बंद की, नीचे के ओठ को ऊपर के दांत से दबाया और एक टक आकाश की तरफ देखने लगा और विश्वात्मा से कनेक्शन जोड़ रहा हो, जैसे भगवान से कनेक्शन जोड़ रहा हो। फिर बोला, बस समझ में आ गया मालिक, अगर पंचायत में आपकी भेड़िया जाति का बहुमत न हो जाए तो। आकाशवाणी उसको हो गई। वो तांत्रिक की तरह आकाश में देखा और कहा कि आपकी जीत हो जाएगी महाराज। भेड़िया चिढ़कर बोला, कहाँ की आसमानी बात करता है? अरे हमारी जाति कुल 10% है और भेड़े तथा अन्य छोटे पशु 90%। भला वे हमें काहे को चुनेंगे? कहीं जिंदगी अपने को मौत के हाथ सौंप सकती है? मगर हाँ, ऐसा हो सकता है तो क्या बात थी? बूढ़ा सियार बोला, आप खिन्न मत होइए सरकार, एक दिन का समय दीजिए, कल तक कोई योजना बन जाएगी। मगर एक बात है, आपको मेरे कहे अनुसार कार्य करना पड़ेगा, जैसा कि दल्ले और बिचौलिए करते हैं। आपको मेरे कहे अनुसार कार्य करना पड़ेगा। मुसीबत में फंसे भेड़िए ने आखिर सियार को अपना गुरु माना और आज्ञा पालन की शपथ ली। दूसरे दिन बूढ़ा सियार अपने साथ 3 सियारों को लेकर आया। उसमें से एक को पीले रंग में रंग दिया था। 3 सियार को लाया, एक को पीले रंग में रंग दिया था, दूसरे को नीले और तीसरे को हरे में। भेड़िए ने देखा और पूछा, अरे ये कौन है? बूढ़ा सियार बोला, ये भी सियार हैं सरकार, रंगे सियार हैं, आपकी सेवा करेंगे, आपके चुनाव का प्रचार करेंगे, जैसा कि आज नेता करते हैं। भेड़िए ने शंका की, मगर इसकी बात मानेगा कौन? ये तो वैसे ही छल कपट के लिए बदनाम है। सियार ने भेड़िए का हाथ चूम कर कहा, अरे भोले हैं आप सरकार। अरे मालिक, रूप रंग बदल लेने से तो सुना है आदमी तक बदल जाते हैं। आपने देखा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, कश्मीर में कि आदमी तक बदल जाते हैं रंग देने से। फिर ये तो सियार हैं। और तब बूढ़े सियार ने भेड़िए का भी रूप बदला। मस्तक पर तिलक लगाया, गले में कंठी पहनाई और मुंह में घास के तिनके खोस दिए। बोले, अब आप पूरे संत हो गए। सियार ने भेड़िए का सन्यासीकरण कर दिया। कहा कि अब आप पूरे संत हो गए, अब भेड़ों की सभा में चलेंगे, मगर 3 बातों का ख्याल रखना। अपनी हिंसक आंखों को ऊपर मत उठाना, ताकि आपकी आंखों की जो लालसा है वो समझ में नहीं आ जाए। अपनी हिंसक आंखों को ऊपर मत उठाना, हमेशा जमीन की ओर देखना और कुछ बोलना मत, नहीं तो सब पोल खुल जाएगी और वहां बहुत सी भीड़ें आएंगी।
सुंदर सुंदर मुलायम मुलायम, तो कहीं किसी को तोड़ मत खाना। भेड़िए ने पूछा, लेकिन ये रंगे सियार क्या करेंगे? लेकिन ये रंगे सियार क्या करेंगे, किस काम आएंगे? बूढ़ा सियार बोला, ये बड़े काम के हैं, आपका सारा प्रचार यही करेंगे, इन्हीं के बल पर आप चुनाव लड़ेंगे। यह पीला वाला बड़ा विद्वान है, ये जो 3 रंगे हुए सियार हैं, पीला वाला बड़ा विद्वान है, विचारक है, कवि भी है, लेखक भी है, और यह नीला वाला सियार नेता है और पत्रकार है, और यह हरा वाला सियार धर्म गुरु है, और यह हरा वाला सियार धर्म गुरु है। बस अब चलो, तैयारी हो गई, चलने के लिए तैयार हो गए। जरा ठहरो, भेड़िए ने बूढ़े सियार को रोका। कवि, लेखक, नेता, विचारक, ये तो सुना है बड़े अच्छे लोग होते हैं, और ये तीनों तो, यानी विचारक, कवि और धर्मगुरु तो अच्छे लोग होते हैं, मगर ये तो सियार हैं, मगर ये तीनों तो। बात काट कर सियार बोला, ये तीनों सच्चे नहीं हैं, रंगे हुए हैं महाराज। अब चलिए, देर मत करिए, मैंने चलिए, अब देखा जाएगा। और वे चले। अब बूढ़ा सियार था, उसके पीछे रंगे सियारों के बीच भेड़िया चल रहा था। मस्तक पर तिलक, गले में कंठी, मुख में घास के तिनके, धीरे धीरे चल रहा था, अत्यंत गंभीरता पूर्वक, सिर झुकाए, विनम्रता की मूर्ति बनकर। उधर एक स्थान पर सहस्रों भेड़े इकट्ठे हो गई थी। उस संत के दर्शन के लिए, जिसकी चर्चा बूढ़े सियार ने फैला रखी थी। सियार पहले ही व्यवस्था बना के आया था, सारे लोग उसकी बातें सुनने के लिए खड़े थे। चारों सियार भेड़िए की जय बोलते हुए भेड़ों के झुंड के पास आए। बूढ़े सियार ने एक बार जोर से संत भेड़िए की जय बोली। भेड़ों में पहले से ही यहाँ वहाँ बैठे सियारों ने भी जय ध्वनि की। हुआ के साथ भेड़ों ने देखा तो बोली, अरे भागो, यह तो भेड़िया है। तुरंत बूढ़े सियार ने उन्हें रोक कर कहा, भाइयों और बहनों, अब भय मत करो, भेड़िया राजा संत हो गए हैं। उन्होंने हिंसा बिल्कुल छोड़ दी है, उनका हृदय परिवर्तन हो गया है। वे आज 7 दिनों से घास खा रहे हैं। रात दिन भगवान के भजन में और परोपकार में लगे रहते हैं। उन्होंने अपना जीवन जीव मात्र की सेवा के लिए अर्पित कर दिया है। अब वे किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी का रोम तक नहीं छूते। भेड़ों से उन्हें विशेष प्रेम है। इस जाति ने जो कष्ट सहे हैं, उनकी याद करके अभी भी भेड़िया संत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनकी अपनी भेड़िया जाति ने जो अत्याचार आप पर किए हैं, उनके कारण भेड़िया संत का माथा लज्जा से झुका हुआ है, सो झुका ही हुआ है। परंतु अब वे शेष जीवन आपकी सेवा में लगातार तमाम पापों का प्रायश्चित करेंगे। आज सवेरे की ही बात है कि एक मासूम भेड़ के बच्चे के पांव में कांटा लग गया, तो भेड़िया संत ने उसे दांतों से निकाला। पर जब वह बेचारा कष्ट से चल बसा, तो भेड़िया संत ने सम्मान पूर्वक उसकी अंत्येष्टि क्रिया की। उनके पास जो हड्डियों का ढेर लगा है, उसके दान की घोषणा उन्होंने आज ही सवेरे की है। अब वे सर्वस्व त्याग चुके हैं। अब आप उनसे भय मत करो, उन्हें अपना भाई समझो। बोलो सब मिलकर संत भेड़िया जी की जय। और जयकारा लगवाने में सियार सफल हो गया। भेड़िया जी अभी तक उसी तरह गर्दन डाले विनय की मूर्ति बने बैठे थे। बीच में कभी कभी सामने की ओर इकट्ठी भेड़ों को देख लेते और टपकती हुई लार गुटक जाते। सामने भेड़ों की भीड़ देखकर अंदर से लार टपका रहे थे, मगर उसको व्यवस्था में आज चूंकि नेता बने हुए थे, चुनाव में लड़ रहे थे, तो गुटक रहे थे। बूढ़ा सियार फिर बोला, भाइयों और बहनों, मैं भेड़िया संत से अपने मुखारविंद से आपको प्रेम और दया का संदेश देने की प्रार्थना करता, पर प्रेमवश उनका हृदय भर आया है। वे गदगद हो उठे हैं और भावातिरेक से उनका कंठ अवरुद्ध हो गया है। वे बोल नहीं सकते। अब आप तीन रंगीन प्राणियों को देखिए, आप इन्हें न पहचान पाएंगे। पहचाने भी कैसे? ये इस लोक के जीव तो हैं नहीं, ये तो स्वर्ग के देवता हैं। ये जो तीनों रंगे हुए भेड़िए हैं, ये स्वर्ग से आए हुए देवता हैं। ये स्वर्ग के देवता हैं जो हमें सदुपदेश देने के लिए पृथ्वी पर उतरते हैं। ये पीले विचारक हैं,
कवि हैं, लेखक हैं, नीले नेता हैं और स्वर्ग के पत्रकार हैं और हरे वाले धर्म गुरु हैं। अब कविराज आपको स्वर्ग संगीत सुनाएंगे। हाँ कवि जी, शुरू हो जाइए। पीले सियार को हुआ हुआ के सिवा कुछ और तो आता नहीं था। हुआ हुआ चिल्ला दिया। शेष सियार भी हुआ हुआ बोल पड़े। बूढ़े सियार ने आंख के इशारे से शेष सियारों को मना किया और चतुराई से बात को यूं कहकर संभाला, भाई कवि जी तो कोरस में गीत गाते हैं, पर कुछ समझे आप लोग कैसे समझ सकते हैं? अरे कवि की बात सबकी समझ में आ जाए तो यह कवि काहेगा। जो कवि है उसकी बात समझ में आ जाए तो वो कवि काहेगा। उनकी कविता में वे शाश्वत के स्वर फूटते हैं। वे कह रहे हैं कि जैसे स्वर्ग में परमात्मा, वैसे ही पृथ्वी पर ये भेड़िया ही महान है। आप सर्वत्र व्याप्त हैं, सर्वशक्तिमान हैं। प्रातः काल संध्या आपके मस्तक पर तिलक करती है, सांझ को उषा आपका मुख चूमती है, पवन आपकी अग्नि पर पंखा करती है और रात्रि को आपकी ही ज्योति लक्ष्य खंड होकर आकाश में तारे बनकर चमकती है। हे विराट, आपके चरणों में इस क्षुद्र का प्रणाम है। देखिए पूरा वातावरण चुनाव जीतने का तैयार हो चुका है। फिर नीले रंग के सियार ने कहा, निर्बलों की रक्षा बलवान ही कर सकते हैं। निर्बलों की रक्षा बलवान ही कर सकते हैं। भेड़े कोमल हैं, निर्मल हैं, अपनी रक्षा नहीं कर सकती। भेड़ियां बलवान हैं, इसलिए अपने हाथ में अपने हितों को छोड़कर निश्चिंत हो जाओ। वह भी तुम्हारा भाई है, आप ही एक ही जाति के हो। तुम भेड़, वह भेड़िया, कितना कम अंतर है। और बेचारा भेड़िया व्यर्थ ही बदनाम कर दिया गया है कि वह भेड़ों को खाता है। ये भेज दिया, बदनाम कर दिया गया है कि भेड़ों को खाता है। अरे खाते हैं, हड्डी उसके द्वार, खाते और हैं, हड्डी उसके द्वार पर फेंक जाते हैं। ये व्यर्थ के बदनाम होते हैं। तुम लोग जो पंचायत में बोल भी नहीं पाओगे, भेड़िया बलवान है। यदि तुम पर कोई अन्याय होगा तो डट कर लड़ेगा। इसलिए अपनी हित रक्षा के लिए भेड़ियों को चुनकर पंचायत में भेजो। बोलो सब भेड़िया जी महाराज की जय। ये अब चुनाव लगभग अंतिम दौर पर है। फिर हरे रंग के धर्म गुरु ने उपदेश दिया, जो यहाँ त्याग करेगा वह उस लोक में पाएगा, जो यहाँ दुख भोगेगा वह वहाँ सुख पाएगा, जो यहाँ राजा बनाएगा वह वहाँ राजा बनेगा, जो यहाँ वोट देगा वह वहाँ वोट पाएगा। इसलिए सब मिलकर भेड़िया को वोट दो। वे दानी हैं, परोपकारी हैं, संत हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। यह एक भेड़िए की कथा नहीं है, यह सब भेड़ियों की कथा है। सब जगह इस प्रकार प्रचार हो गया और भेड़ों को विश्वास हो गया कि भेड़िए से बड़ा उनका कोई हित चिंतक और हित रक्षक नहीं है। जैसा कि अक्सर चुनावों में होता है, हम ऐसे लोगों के बहकावे में और बातों में आ जाते हैं कि जो मेरे हितों को लूटने वाले हैं, उनको ही अपना हित रक्षक समझ जाते हैं। हित चिंतक और हित रक्षक इनसे बड़ा कोई नहीं है। और अब पंचायत का चुनाव हुआ और अंत में जब पंचायत का चुनाव हुआ तो भेड़ों ने अपनी हित रक्षा के लिए भेड़ियों को ही चुना और पंचायत में भेड़ों के हितों की रक्षा के लिए भेड़िए प्रतिनिधि बनकर गए और पंचायत में भेड़ों के हितों की रक्षा के लिए भेड़िए प्रतिनिधि बनकर गए और पंचायत में भेड़ियों ने भेड़ों की भलाई के लिए पहला कानून यह बनाया। और जब भेड़िया जीत गया तो उसने जो पहला कानून बनाया उसको सुनिए। पहला कानून क्या बना? हर भेड़िए को सवेरे नाश्ते के लिए भेड़ का एक मुलायम बच्चा दिया जाए। देखिए कानून नंबर 1, हर भेड़िए को सवेरे नाश्ते के लिए भेड़ का एक मुलायम बच्चा दिया जाए। दोपहर के भोजन में एक पूरी भेड़ तथा शाम को स्वास्थ्य के ख्याल से कम खाना चाहिए, इसलिए आधी भेड़ दी जाए। सुबह मुलायम भेड़, दोपहर में एक संपूर्ण भेड़ और रात को अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आधा भेड़ चाहिए। यह कानून बनाया। आपने कहानी अंत तक सुनी। विश्वास है इस कहानी में जो भेड़िया है उसमें आज के नेता आपको नजर आएंगे। ये सियारों में आज के रंगे हुए बिचौली और दलाल नजर आएंगे, चुनाव मैनेजमेंट करने वाले नजर आएंगे। और ये जो भेड़ हैं सीधे सीधे ग्रामीण लोग हैं, शहरी लोग हैं, नागरिक हैं, जिनके मतों को बरगला कर भेड़िया हर बार जीत जाता है। अब देखिए इस प्रजातंत्र की खैर कब तक होती है। हरिशंकर प्रसाद की यह
जो व्यंग्य कथा है आज मैं आपको सौंप कर बहुत प्रसन्न हूँ। लगता है कि देश समाज की जो स्थितियाँ हैं उसको आप इससे पहचान सकेंगे, जान सकेंगे, और हो सके तो भेड़ों की रक्षा के लिए ऐसे ऐसे भेड़ियों को जो हमें चुनाव के समय बरगला जाते हैं उनसे बचने के लिए अपने परिवार, समाज और राज्य और राष्ट्र को आप भी जागरूक होंगे। कहानियाँ, जो साहित्य की कहानियाँ होती हैं, समाज को मार्गदर्शन देती हैं। ये हरिशंकर प्रसाद की कहानी भी कहीं न कहीं आज के प्रजातंत्र की रक्षा के लिए, हमारे आपके समझ के लिए है। अगर ये बातें अच्छी लगी हों तो अपने मित्रों को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा उत्साहवर्धन करें। विश्वास है ये कहानी अच्छी लगी होगी तो अपने मित्रों को भी आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।